हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं धीरज और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान की पहली प्लाज्मा बैंक कहां खुलने वाली है, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर खुली है, और अब ये रिसेंटली ये सब प्लाज्मा बैंक क्यों खुल रही है, क्या ज़रूरत आन पड़ गई है। तो ये सब हम जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ जिनको मेरे बारे में नहीं पता हो। तो मेरा नाम है धीरज राजपुरोहित। मैं पिछले 2 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, और इसी दौरान मैंने काफ़ी बच्चों की मेंटरिंग भी की है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी टॉप एजुकेटर्स की, आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, वहाँ पर क्विजेस होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तैयारी के दौरान। और प्लस आपका पूरा सिलेबस एक सिस्टमेटिक वे में कवर किया जाएगा। मैं भी अब अपने कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप अगर मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं या फिर ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको आगे स्टेप्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। कि सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप जाएं अपने गूगल प्ले स्टोर में, अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने ऐप स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसे इंस्टॉल कीजिए। फिर जब उस ऐप को आप खोलेंगे तो उसमें आप मैनेज गोल्स में जाके अपना गोल चूज़ कीजिए, जैसे स्टेट पीएससी और आरपीएससी आप चूज़ करते हैं। फिर आप ये प्लस का जो आइकन है इसे क्लिक कीजिए, तो आपको ये ऐसी विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास ये प्लान्स आ जाएंगे सामने। और ये देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो मेरे हिसाब से जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स है वो 12 मंथ और 24 मंथ है। आप जहाँ हज़ारों लाखों रुपए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में दे रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छा आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको एक टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो आप ये ले सकते हैं। प्लस आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं धीरज10। तो आपको 12 मंथ का जो 7000 का पूरा प्लान है वो आपको मिलेगा 6300 में। 24 मंथ का जो है वो आपको मिलेगा 7560 में। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं धीरज10, 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। तो राजस्थान की पहली प्लाज्मा बैंक, अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु शर्मा, उन्होंने अनाउंस किया था कि राजस्थान की पहली प्लाज्मा बैंक हम खोलने वाले हैं। कहाँ पर? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में स्थित है। और ये हमारे स्टेट की पहली प्लाज्मा बैंक होगी दोस्तों। तो भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? भारत की पहली प्लाज्मा बैंक भी अभी रिसेंटली खोली गई है जुलाई में 2020 में, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस, जिसे हम ये भी कहते हैं ILBS हॉस्पिटल। ये कहाँ पर है? वसंत कुंज, दिल्ली में। तो ये इसके बाद काफ़ी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और भी काफ़ी स्टेट्स इन्होंने अनाउंस भी कर लिया। और अभी तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टेट्स ने अपनी अपनी प्लाज्मा बैंक ओपन भी कर ली है। तो ये सब ये प्लाज्मा बैंक्स क्यों ओपन की जा रही है? ये ओपन की जा रही है दोस्तों कोविड-19 की वजह से। तो एक थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, स्पेशली कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसे हिंदी में हम आक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। ये एक्चुअली यूज़फुल अभी यूज़ की जा रही है कोविड पेशेंट्स पे, और ये इसकी सक्सेस देखने को मिल रही है। तो इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। ये रिसेंटली ये जितने भी प्लाज्मा बैंक्स खुल रहे हैं इसमें एक्चुअली ट्रायल्स भी हो रहे हैं और प्लस इसको यूज़ भी किया जा रहा है। तो ये क्या है ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इसको हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है दोस्तों। तो प्लाज्मा दोस्तों हमारे ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है। और ब्लड में आपको पता होगा, ब्लड में और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा ब्लड किससे बना होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से। तो जो हमारा ब्लड है उसका मेजर पोर्शन जो है, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो प्लाज्मा है। लगभग 55% हमारा ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा है। उसके बाद लगभग 45% जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और 1% से भी कम, 1% के लगभग या 1% से भी कम वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये सबसे मेजर पोर्शन है। और दोस्तों हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है, जबकि प्लाज्मा जो है वो लाल नहीं है। वो एक्चुअली ऐसा कुछ दिखता है, अगर उससे सब बाकी सब कंपोनेंट से अलग कर दिया जाए तो ऐसा कुछ येलो कलर का लिक्विड दिखता है वो। तो ये तो है प्लाज्मा। और हमारा जो ब्लड रेड कलर दिखता है वो दिखता है रेड ब्लड सेल की वजह से। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में हम एक जल्दी से जान लेते हैं, इनका काम क्या क्या है। प्लाज्मा तो आपको जैसे पता चल गया, ये एक कैरियर सिस्टम है। ये
ब्लड का फ्लो जो है वो किसकी वजह से है, लिक्विड पोर्शन की वजह से। तो प्लाज्मा तो एक उसको लिक्विड स्टेट दे रहा है, प्लस ये प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सॉल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल्स है इसका क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये तो है रेड ब्लड सेल्स का काम। और फिर वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, काफ़ी लोगों को आपको पता ही होगा, वाइट ब्लड सेल्स हमारे वॉरियर सेल्स हैं बॉडी के। अगर बाहर से कोई भी अटैक होता है, अगर कोई भी बाहर से अटैक करता है, जैसे पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हमारे बॉडी में एंटर करता है, और तो उनसे सबसे पहले जो उनसे लड़ाई करते हैं वो कौन होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स क्या है दोस्तों, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना, हीलिंग के लिए। ये हमारे कोई घाव है उनको भरने के लिए काम आते हैं प्लेटलेट्स। अगर आपके कहीं कट लग जाए तो एकदम से जो एक पानी जैसा लिक्विड निकलता है वो ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपके घाव भरने के लिए काम आते हैं, क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं। तो ये तो था इनका यूज़, इनका क्या काम है। अब हम आगे चल लेते हैं। आपको होप आपको ये सब पता चल गया होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इनका क्या क्या यूज़ है, आपको ये रफली आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक ब्लड वेसल है ना। ब्लड वेसल अगर ऐसे काट दी जाए तो उसमें से ये सारे कंपोनेंट्स हैं। वैसे कि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा ही दिखाएं, जबकि ये सिर्फ 1% से भी कम है। ओके, तो ये तो था प्लाज्मा के बारे में। अब हम जान लेते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या अक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी ये क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 पेशेंट्स पे। तो ये जो थेरेपी है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है इसका मतलब क्या है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा वो है दोस्तों जो अगर कोई पेशेंट जो रिकवर हो गया है, जो ठीक हो गया है, उसके ब्लड में से अगर प्लाज्मा लिया जाए तो उस प्लाज्मा को कहते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा या अक्षेपिक प्लाज्मा। ओके, तो उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, किसके खिलाफ, जिस इन्फेक्शन या डिसीज से वो रिकवर हो गया, जिस डिसीज से वो ठीक हो गया है, उसकी एंटीबॉडीज़ वहाँ प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडीज़ एक्चुअली ये लड़ाई करती है उस इन्फेक्शन या उस बीमारी से। ओके, तो ये एंटीबॉडीज़ कौन सेक्रेट करता है, कौन बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, और ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। तो जो जैसे कोविड-19 की अगर बात करें, कोविड पेशेंट्स की बात करें, तो कोविड पेशेंट्स से जो हमने ब्लड लिया, उनमें से जो प्लाज्मा लिया, उसमें जो एंटीबॉडीज़ होगी वो एंटीबॉडीज़ वर्क करेगी कोरोना वायरस पर, वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करेगी। तो उनमें से, वो रिकवर्ड पेशेंट में से प्लाज्मा लेकर हम किसे दे देते हैं, जिसे कोविड पेशेंट्स अभी प्रेजेंट जो करंट एक्टिव पेशेंट्स हैं उनमें हम ये प्लाज्मा इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, तो उनके पास इम्यूनिटी आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये जो वाई शेप्ड हैं, ये वाई शेप एक्चुअली हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वाई शेप प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ नहीं, प्रोटीन्स ही होते हैं वो एक तरह के। तो ये जो एंटीबॉडीज़ देखिए, ये जो एक रिकवर्ड पेशेंट है, इसमें से अगर एक एक्टिव पेशेंट में डाला जाए तो इसके पास भी ये एंटीबॉडीज़ आ जाएगी इनके ब्लड में। और एक बार ये एंटीबॉडीज़ आ गई तो फिर आपके वाइट ब्लड सेल उसी को आगे बनाना शुरू कर देते हैं और आपको वहाँ पे एक चांस देते हैं रिकवर होने का। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक थी जो इसमें यूज़ की गई, जबकि ये बहुत पुरानी है। कॉन्वलेसेंट थेरेपी काफ़ी अलग अलग बीमारियों में भी ये यूज़ की जाती है। मेन थ्योरी इसका यही है कि हम जो रिकवर्ड पेशेंट है उसमें से ये प्लाज्मा निकालते हैं और जो अभी एक्टिव पेशेंट है उसकी बॉडी में, उसकी ब्लड में ये ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं ताकि उसके पास इस चीज़ की इम्यूनिटी बन जाए। तो ये कोविड के लिए भी यूज़ हो रहा है। इसके पूरे एकदम ठोस पूरे नतीजे अब तक सामने आए नहीं हैं, तो इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं, प्लस इसे यूज़ भी किया जा रहा है, बट अब तक इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब इसमें हमने देख लिया कि ये क्या इन्वॉल्व करता है। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है, वो इन्वॉल्व करती है, ये आपके जो इम्यून सिस्टम है जो पेशेंट का, ये बढ़ा देती है। ओके, तो ये किस में यूज़ किया जा रहा है, ये अभी प्रेजेंटली उन पेशेंट्स में भी यूज़ किया जा रहा है जो बहुत ही सीवियरली इल हो रहे हैं, जिन पे और कोई दवाई यूज़ नहीं हो पा रही है, वो कोई और दवाई से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और उनके माइनर सिम्टम अभी फ़िलहाल जो है वो मीडियम सिम्टम्स हैं, एकदम सीवियर स्टेज में नहीं आया वो अब तक। तो अगर वो मिडिल स्टेज में है तो उनको ये थेरेपी उन पर यूज़ की जा रही है, तो काफ़ी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं। और इसे इन पे भी यूज़ किया जा रहा है जिन्हें क्रोनिक डिसीज़ है, जिनको पहले से अगर कोई लाइलाज बीमारी है, जैसे कोई हार्ट डिसीज़ है या डायबिटीज़ है, या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, उन पे भी ये यूज़ की जा रही है।
क्यों? क्योंकि उनके पास और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि अगर पहले से अगर किसी पेशेंट को आपने सुना होगा, अगर उसे कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है या हार्ट पेशेंट है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जब उसको अगर कोरोना वायरस लगेगा, उसे वो जब पेशेंट बन जाएगा तो उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उस पर हर दवाई हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उनके लिए भी ये थेरेपी यूज़ हो रही है। और प्लस इनका कहा जा रहा है कि ये यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियली प्रिवेंट करने के लिए। अगर कोई किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया है तो उस पर भी ये थेरेपी यूज़ की जा सकती है, ताकि वो पोटेंशियली उससे बच सके। पर इसका कोई ठोस अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये किसी तरह का वैक्सीन नहीं है, ये एक थेरेपी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से प्लाज्मा लिया जाता है, जो रिकवर पेशेंट है उनमें से, और जो अभी प्रेजेंट पेशेंट्स हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड में ये ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ओके, और अब देख लेते हैं हम ये कौन डोनेट कर सकते हैं। डोनर्स कौन कौन हो सकते हैं? डोनर्स 18 से 60 साल के लोग हो सकते हैं। ओके, ये कंडीशन है, 18 से 60 साल के होने चाहिए, 50 किलो से ज़्यादा उनका वेट होना चाहिए, 50 केजी से ज़्यादा उनका वेट होना चाहिए, और वो कोविड-19 के कोई सिम्टम्स उनमें नहीं होने चाहिए, वो फुल्ली रिकवर हो जाने चाहिए। तो पिछले 14 दिन में उनमें कोई भी इस सिम्टम्स नहीं होने चाहिए कोविड के, जैसे खांसी, जुकाम या फिर सर दर्द या बुखार, ये सब जितने भी सिम्टम्स हैं कोविड के, ये उनमें नहीं होने चाहिए पिछले 14 दिन में। तो ये डोनर हो सकते हैं। अच्छा, कौन डोनेट नहीं कर सकते? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन डोनेट नहीं कर सकते। तो ये इसमें कौन कौन डोनेट नहीं कर सकते? एक तो जो डायबिटिक पेशेंट है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। प्लस जिन्हें बहुत लाइलाज बीमारी है, क्रोनिक डिसीज़ है, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर किसी की भी, तो वो नहीं कर सकते हैं। प्लस ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 60 से कम और 90 से ज़्यादा है, वो भी नहीं कर सकते। तो एक मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के बारे में आपने कई बार देखा होगा, ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं, ये दो टर्म्स आती है और स्लैश करके, जैसे 120/80। तो ये जो दो टर्म्स है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली जो फर्स्ट टर्म है वो होता है। ओके, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक्चुअली आपका 120 से लेके 140 तक ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 140 से ऊपर बीपी हाई होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है। और डायस्टोलिक क्या है? डायस्टोलिक दोस्तों, ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक में फ़र्क है। दोनों ही एक तरह के ब्लड प्रेशर ही हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है? डायस्टोलिक क्या होता है? जब आपके जो हार्ट है, ये जब ब्लड को अंदर पंप इन करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो उस टाइम जो है आप देख सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर कहाँ नापते हैं हम? जो हमारे वेसल्स होते हैं, है ना, आर्टरीज होती है, उस पर हम ये ब्लड प्रेशर नापते हैं कि वहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, हमारी जो ये वेन है, हमारी जो ये आर्टरी है, उसमें जो ये प्रेशर कितना आ रहा है। ओके, तो इसको आप ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि जब आपका हार्ट अगर ब्लड अंदर ले रहा है, तो जो वेसल्स है, जो वेन्स है, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये डायस्टोलिक वो कम प्रेशर दिखाता है, और इसमें नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो 60 to 90 एक एवरेज है। एवरेज 80 सबसे बेस्ट होता है, 80 के आसपास। तो 60 to 90 नॉर्मल होता है। और जो बाद में जब ये ब्लड, अगर हार्ट जो है वो ब्लड अगर बाहर पंप आउट करेगा, तो जो प्रेशर होगा आपके वेन्स में या फिर आपके ब्लड वेसल्स में, ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपका जो स्टार्टिंग का जो है वो ब्लड प्रेशर होता है, ये कहाँ नॉर्मली 140 से लेके आगे 120 तक। तो 120 एक एवरेज होता है, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का होना चाहिए। तो आप अब ये समझ गए कि 140 से अगर ज़्यादा होगा तो वो नहीं डोनेट कर सकता है, या फिर किसी का 60 या 90 से कम डायस्टोलिक होगा तो वो भी नहीं कर सकता, 60 से कम और 90 से ज़्यादा। इसके अलावा कोई कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर पेशेंट था, वो ठीक हो चुका है, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियली वो भी, अगर उसके कोई सेल्स में अगर डिफेक्ट है, वो तो सही हो गया है, बट वो आगे जाके किसी कोविड-19 के पेशेंट्स को उनको इन्फेक्ट कर सकता है, उनमें भी ये कभी कैंसर हो सकता है। ओके, तो फ़ायदा करने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कौन डोनेट नहीं कर सकता है? विमेन डोनेट नहीं कर सकती है, जो कभी भी प्रेग्नेंट हुई है, कभी भी अपनी लाइफ साइकिल में वो एक बार भी अगर प्रेग्नेंट हुई है, तो वो भी ये डोनर नहीं बन सकती, वो डोनेट नहीं कर सकती यहाँ पर प्लाज्मा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि प्रेग्नेंट वीमेन नहीं देंगे, वो ये बोलेंगे कि एक वीमेन है जो पहले प्रेग्नेंट थी और अब नहीं है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, वो कभी भी प्रेग्नेंट थी, तो उनको हमने मना किया है, मतलब उनका एकदम ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कि वो डोनर नहीं बन सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा प्लाज्मा, उसके बारे में, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अब हम देख लेते हैं एक शॉर्ट एंड में जाते जाते कि ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में फ़र्क क्या है।
तो ब्लड डोनेशन में दोस्तों आपका ब्लड लिया जाता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स आ गए ब्लड के, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, एज अ होल आपका पूरा ब्लड लिया जाता है ना। और प्लाज्मा डोनेशन में आपका पर्टिकुलरली प्लाज्मा ही लिया जाता है, और आपका जो ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये फ़र्क है, मेन फ़र्क है ना। और इसके अलावा जो आपका जो ब्लड है, वो ब्लड डोनेशन है, वो आप हर 3 महीने में कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद आप अगला साइकिल आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जबकि आप अपना प्लाज्मा डोनेशन जो है वो हर 2 हफ्ते बाद कर सकते हैं। जबकि आपका जो ब्लड है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, 3 महीने से पहले ही रिकवर हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड जैसे ही रिकवर हो गया आप ब्लड दे सकते हो। आप एक नॉर्मल साइकिल में आते हो, उसके बाद आप ब्लड दे सकते हो, तो आपको 3 महीने का टाइम होता है ना। ऑन एन एवरेज मैं भी अपना ब्लड डोनेट करता हूँ, हर 4-5 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, ये आपको भी करना चाहिए। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा आपका जल्दी रिकवर हो जाता है। ये जो प्लाज्मा है ये एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है, इसके अंदर मेनली प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये आपके जो डोनेशन में जो चले गए हैं, ये आपके रिकवर हो जाते हैं 24 to 72 आवर्स में। मतलब 1 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके ये प्लाज्मा जो प्रोटीन जो आपने दे दिया, आपने जो डोनेट कर दिया, जो आपका लॉस हुआ है, वो आपका रिकवर हो जाता है, वो वापस बन जाता है 1 या 3 दिन के अंदर। तो ये तो था प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन का डिफरेंस। और हम देख लेते हैं अब स्टोरेज के बारे में बात करें अगर, तो ब्लड को हम स्टोर कर सकते हैं एट मैक्स 42 डेज़ के लिए। तो 40 से 45 दिन से ज़्यादा हम ब्लड को रख नहीं सकते, हमें उसे यूज़ करना ही होता है ताकि उसकी इफिशियंसी ख़त्म ना हो। जबकि प्लाज्मा को हम 1 साल तक रख सकते हैं फ्रोजन स्टेट में। ब्लड को हम फ्रोजन स्टेट में नहीं रखते हैं दोस्तों, ये याद रखना हमेशा। ब्लड को कभी भी फ्रोजन स्टेट में नहीं रखते हैं, उसको ज़रूर हाँ फ्रीज़ कर सकते हैं, उसको ठंडा रख लेते हैं ताकि वो प्रिजर्व रह सके, और उसमें भी उसे सिर्फ 42 डेज़ तक रख सकते हैं। बट प्लाज्मा हम स्टोर करके रख सकते हैं इज अ फ्रोजन स्टेट में। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए ये फ्रोजन है, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ की तरह है, फ्रोजन है। तो इसको 1 साल तक हम रख सकते हैं, और इसके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एकदम सेफ रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे। तो ये तो था दोस्तों आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो में। जाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिए, राजस्थान एग्ज़ाम्स, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।